आज का जो संकल्पना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह संतुलन के संदर्भ में, आइसोस्टेसिस के संदर्भ में प्राट की संकल्पना है। प्राट ने हिमालय की चट्टानों तथा समीपवर्ती मैदानों की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से तथा मैदानों का घनत्व समुद्र तल से कम होता है। अर्थात ऊंचाई तथा घनत्व में उल्टा संबंध होता है। प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है, किंतु क्षतिपूर्ति तल के नीचे समान घनत्व पाया जाता है। एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार प्राट ने अपने प्रमुख मत का प्रतिपादन किया कि समान गहराई बदलती घनत्व के साथ, यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी। इसका मतलब है क्या कि ऊपर में घनत्व में अंतर मिलता है, किंतु क्षतिपूर्ति तल के सहारे सभी स्तंभों में घनत्व समान हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण लिया। क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे दो स्तंभ अ तथा ब हैं, जिसका धरातलीय क्षेत्रफल बराबर है, किंतु ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर दो स्तंभ हैं अ तथा ब, जिनका धरातलीय क्षेत्रफल बराबर है, किंतु ऊंचाई में अंतर है। दोनों को लेवल ऑफ कंपनसेशन पर यानी क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे तभी दोनों का घनत्व बराबर होगा जब अ का घनत्व कम हो तथा ब का घनत्व अधिक हो, अदरवाइज इसका घनत्व संतुलित नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। यानी ऊंचाई तथा घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। ऊंचा स्तंभ अगर है, जैसे कि अ यहाँ पर ऊंचा स्तंभ है, तो उसका घनत्व कम होगा, और जो नीचा स्तंभ है जैसे कि ब यहाँ पर नीचा स्तंभ है, तो उसका घनत्व अधिक होगा। प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल ये लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल में होता है, पायरोस्फीयर और बैरोस्फीयर में नहीं होता। इस प्रकार प्राट का विश्वास तैराव के नियम में न होकर क्षतिपूर्ति तल नियम में था, लेवल लॉ ऑफ कंपनसेशन में था। बोवी के अनुसार एरी तथा प्राट के मतों में प्रमुख अंतर इस रूप में है कि एरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, जबकि प्राट ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व भिन्न होता है तथा क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे उनमें संतुलन पाया जाता है। यहाँ पर एक चित्र में जो ये चित्र 5.3 दिख रहा है, इसमें सिल्वर की, जिंक की, पायराइट की, टीन की, आयरन, निकल, कॉपर और लेड की कुछ स्तंभ दिखाए गए हैं, जिनमें क्षतिपूर्ति तल के सहारे सबका घनत्व समान है, किंतु जो स्तंभ यहाँ पर दिख रहे हैं ऊंचा स्तंभ, जैसे कि इसमें सबसे ऊंचा पायराइट दिख रहा है, तो उसका घनत्व सबसे कम होगा। ये सारे आइसोस्टेसिस की कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, उसमें ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया है, यहाँ से आप लोग नोट्स देख सकते हैं। प्राट का भी कॉन्सेप्ट इंग्लिश में भी यहाँ पर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला विद्वान हिस्कैनन के अनुसार क्या हो रहा है। तो हिस्कैनन ने कोई नई बात नहीं की। उन्होंने एरी और प्राट की जो संकल्पनाएं हैं उन दोनों को मिलाकर एक नई संकल्पना दिया। इन्होंने इस संकल्पना का प्रतिपादन 1933 में किया था, 33 में। एरी के अनुसार विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई में अंतर होता है, परंतु उनका घनत्व समान होता है, क्योंकि प्राट ने बताया था कि विभिन्न स्तंभों के घनत्व में अंतर होता है और उनकी ऊंचाई तथा घनत्व में विलोम संबंध होता है। हिस्कैनन के अनुसार सागर तल के भूस्तंभ, यानी कि सागर तल पर जो भूस्तंभ है, उनकी शैलों का घनत्व 2.76 तथा ऊंचाई पर स्थित शैलों का घनत्व 2.70 से अधिक होता है। इसी तरह सागर तल से नीचे जाने पर शैलों का घनत्व बढ़ता जाता है। इनके अनुसार विभिन्न भागों के घनत्व एवं एक ही भूभाग के विभिन्न भागों
में भी अंतर होता है। तो थोड़ा सा इन्होंने एक नया बात कह रहे हैं क्या, कि विभिन्न भागों के घनत्व में भी अंतर होता है और एक ही भूभाग के विभिन्न भागों में भी अंतर होता है। जबकि ऐसा प्राट ने नहीं बोला था, उन्होंने बोला विभिन्न भूभागों के घनत्व में अंतर होता है। इन्होंने एक चीज़ और क्या दे दिया कि विभिन्न भूभागों के घनत्व में भी अंतर तो होता ही होता है पर्वत पठार मैदान में, और एक ही भूभाग के विभिन्न भागों के में भी अंतर होता है। इस तरह हिस्कैनन का मानना है कि भू स्तंभ पर्वत पठार मैदान के विभिन्न भाग ऊपर से नीचे तक तथा विभिन्न स्तंभों के घनत्व में भी अंतर होता है। कम ऊंचे भू स्तंभ का घनत्व अधिक होता है तथा अधिक ऊंचे भू स्तंभ का घनत्व कम होता है। इस तरह से एक ही भू स्तंभ के ऊपरी भागों में कम घनत्व तथा सबसे निचले भागों में अधिक घनत्व होता है। तो इन्होंने हिस्कैनन ने क्या कर दिया कि प्राट ने बोला था कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व में अंतर होता है और एक ही स्तंभ के घनत्व में अंतर नहीं होता। हिस्कैनन के अनुसार क्या बोल दिए कि विभिन्न स्तंभों के घनत्व में तो अंतर होता ही होता है, लेकिन एक ही स्तंभ के विभिन्न भागों में भी घनत्व में अंतर होता है। तो ये हिस्कैनन के अनुसार याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का हेफोर्ड और बोवी ने क्या दिया। तो हेफोर्ड के अनुसार भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व के भाग विद्यमान हैं। तो भूपृष्ठ के नीचे क्या बोल रहे हैं, घनत्व के अलग अलग भाग विद्यमान हैं, परंतु धरातल के नीचे की तरफ कुछ गहराई में एक ऐसा तल है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर होता है तथा नीचे की तरफ घनत्व समान होता है। जो समान होते हैं उसी को हेफोर्ड ने समुत्तल तल बोला, यानी कि समुत्तल तल के ऊपर घनत्व में अंतर मिलता है। और इन्होंने भी प्राट की तरह ही बात कर रहे हैं कि इस तल के ऊपर घनत्व तथा ऊंचाई के साथ उल्टा अनुपात होता है। जैसे कि प्राट ने बोला समुत्तल तल धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई पर इन्होंने माना, हेफोर्ड ने। इस तल के ऊपर कम घनत्व वाली चट्टानों भागों की ऊंचाई अधिक तथा अधिक घनत्व वाले चट्टानों की ऊंचाई कम होगी। तो ये भी देख रहे हैं बिल्कुल प्राट की बातें हैं, बस इन्होंने समुत्तल धरातल की एक गहराई भी दे दिया 100 किलोमीटर। तो हेफोर्ड ने कोई नई बात नहीं किया, प्राट की तरह ही बातें किया कि ऊंचा स्तंभ का घनत्व जो है कम होगा और नीचा स्तंभ का घनत्व अधिक होगा। समुत्तल तल का एक बात कर लिए कि धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई पर एक समुत्तल तल कंपनसेशन लेयर होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर एक हेफोर्ड ने ग्राफ है, यहाँ पर इंटरनल प्लेन, प्लेट्यू, तटीय मैदान, अपतट भाग। तो यहाँ पर ऊपर स्थित भाग के 4 स्तंभ हैं, इनकी ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है, परंतु इनका संतुलन घनत्व की भिन्नता से हो जाता है। यानी कि जो ऊंचा स्तंभ होगा उसका घनत्व कम होगा और नीचा स्तंभ होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो इस तरह से देख रहे हेफोर्ड ने भी प्राट की तरह ही बात किया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बोवी का क्या विचारधारा है। तो समुत्तल तल की विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए बोवी ने बताया कि कम घनत्व वाले टुकड़े अधिक ऊंचाई में तथा अधिक घनत्व वाले टुकड़े कम ऊंचाई में स्थित थे। बात यही प्राट की तरह चल रहा। इस प्रकार बोवी ने यह बताया कि समान क्षेत्रफल वाले भाग के नीचे का भार समान होता है। तो ये सब देख रहे हैं कि बोवी की भी जो बातें हैं वो प्राट की तरह है। फिर बोवी ने बताया कि एरी तथा प्राट के विचारों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इस निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है कि दोनों के विचार एक से नजर आते हैं, यद्यपि उनमें पूर्ण एकता नहीं है बल्कि समानता है। उन्होंने बताया कि एरी के अनुसार घनत्व स्तंभों में समान रहता है, जबकि प्राट के अनुसार यह घनत्व बदलता रहता है, विभिन्न स्तंभ में घनत्व बदलता रहता है। हिस्कैनन तो बता दिया कि एक ही स्तंभ के विभिन्न भागों में भी घनत्व में अंतर आता है। बोवी ने हेफोर्ड के इस मत का भी अनुमोदन किया कि समुत्तल रेखा के ऊपर घनत्व लंबवत रूप में बदलता है, क्षैतिज रूप में नहीं। तो ये भी बोवी ने ये बता दिया। बोवी ने पुनः बताया कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो प्रत्यक्ष रूप में अवश्य प्राट के विचारों में एरी की रूट फॉर्मेशन तथा तैराव के सिद्धांत की झलक मिलती है।
बोबी और हेफोर्ड के अनुसार धरातलीय भाग लंबवत स्तंभ के रूप में है, परंतु यह मत अमान्य है क्योंकि भूभाग जो है वो क्षैतिज परत के रूप में है। यहाँ से एक चीज़ याद रखना है कि हेफोर्ड तथा बोबी के अनुसार क्षतिपूर्ति तल 112 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। अभी हमने आपको बात किया था कि हेफोर्ड ने क्या बोला कि जो समुद्र तल है या क्षतिपूर्ति तल है 100 किलोमीटर है, और इन्होंने भी, बोबी ने भी उसको 112 किलोमीटर की गहराई पर बताया। यदि हम पृथ्वी की आंतरिक भाग में बढ़ते ताप पर ध्यान दें तो यहाँ पर भी कुछ आपत्तियाँ आ सकती हैं। इतनी गहराई पर अधिक ताप के कारण चट्टानों का द्रवणांक आ जाता है। इस प्रकार चट्टानों के पिघल जाने पर क्षतिपूर्ति तल संभव नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें बोबी ने लिख दिया। मेन बात देख रहे हैं कि हेफोर्ड हो या बोबी हो, दोनों में वही बातें हैं प्राट के तरह ही। समुद्र तल की जो गहराई है वो 100 किलोमीटर हेफोर्ड ने बोल दिया, तो बोबी ने 112 किलोमीटर मान दिया। तो नेक्स्ट हम लोग जोली को देखते हैं। जोली ने क्या कहा? सन 1925 में जोली ने संतुलन के सिद्धांत पर अपना मत प्रकट किया। हेफोर्ड और बोबी के मत का खंडन किया और बताया कि हेफोर्ड और बोबी के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व बदलता है परंतु इसके नीचे घनत्व समान होता है। जोली ने क्या कहा कि व्यवहार में ऐसा कोई निश्चित तल नहीं हो सकता, भूगर्भिक क्रियाएं इसमें आसानी से डिस्टर्बेंस कर सकती है, इस क्षतिपूर्ति तल को नष्ट कर सकती हैं। जोली के अनुसार समान घनत्व वाले क्षेत्र यानी कि कंपनसेशन लेयर के नीचे एक रैखिक रूप में न होकर 10 मील मोटी परत होती है। यानी कि कंपनसेशन लेयर जोली के अनुसार क्या हुआ कि 10 मील मोटी परत है जिसके घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। इस 10 मील मोटी परत में कम घनत्व वाले क्षेत्र नीचे तक हल्के पदार्थ वाले भूपृष्ठ के रूप में डूबे रहते हैं तथा अधिक घनत्व वाला भाग भारी पदार्थ से भरा रहता है। इस प्रकार इस असमान घनत्व वाली परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल एक समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। तो जिसका घनत्व कम है उसके नीचे हल्के पदार्थ के जड़ हैं और जिसका घनत्व अधिक है उसके अंदर भारी पदार्थ का घनत्व है। और इस प्रकार से देख रहे हैं कि जोली ने एरी के तरफ अपना रुझान दे दिया। उन्होंने एक तरीक़े से ठहराव के नियम को स्वीकार कर लिया, क्षतिपूर्ति तल में ठहराव के नियम का स्वीकार कर लिया। तो हेफोर्ड और बोबी के अनुसार एरी के ठहराव के काफ़ी नज़दीक इनका मत दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, इसका मतलब हम लोग को जोली में क्या जानना है कि जोली के अनुसार जो कंपनसेशन लेयर है वह 10 मील मोटी परत होती है। जो कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं उनके नीचे हल्के पदार्थ वाले जड़ हैं जबकि अधिक घनत्व वाले भाग जो हैं उनके अंदर भारी पदार्थ से भरा होता है। तो और ये 10 मील मोटी परत में इस तरह से बैलेंसिंग अपने आप को करते हैं और इस प्रकार से एरी के तरह ठहराव के सिद्धांत का इनमें जोली में झलक दिखने लगता है। आइसबर्ग के तरह ये भी तैर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आर्थर होम्स को भी एरी के ही करीब पाएंगे। एरी की तरह होम्स ने भी स्वीकार कर लिया कि ऊंचे उठे भागों की रचना हल्के पदार्थों से हुई है और उन्हें संतुलित रखने के लिए उनका अधिकांश भाग अधिक गहराई तक डूबा रहता है जिसका घनत्व तो काफ़ी कम होता है। भूकंपीय लहरों तथा भूकंप विज्ञान के आधार पर भी होम्स ने पृथ्वी के अंदर विभिन्न घनत्व वाले विभिन्न परतों का पता लगाया। इस आधार पर पर्वतीय भागों के नीचे सियाल की जड़ होती है जो 40 किलोमीटर या इससे अधिक गहराई होती है। सागर तल के निकट मैदान के नीचे गहराई 10 से 12 किलोमीटर ही होती है तथा समुद्रिक तली के नीचे या तो सियाल होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो वह अत्यंत पतली होती है। होम्स ने बताया कि ऊंचे उठे भाग इसलिए स्थित हैं कि उनके नीचे गहराई तक कम घनत्व वाला हल्का पदार्थ पाया जाता है, निचले भागों के नीचे अधिक घनत्व वाले पदार्थ होते हैं। होम्स के अनुसार व्यवहार में यद्यपि भूतल पर संतुलन की स्थिति पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती तथापि पूर्ण स्थिति की ओर संतुलन की दिशा दृष्टिगत होती है। इस प्रकार होम्स किसकी तरह बात कर रहे हैं? एरी की तरह बात कर रहे हैं कि जो ऊंचाई वाले भाग हैं उनके घनत्व कम है तथा जो कम ऊंचे वाले भाग हैं उनके छोटे जड़ हैं और जिसके अधिक हल्के वाले पदार्थ हैं उनकी लंबी जड़ है।
लंबी जड़ है, तभी वो अधिक गहराई तक डूबा रहता है। तो ये आर्थर होम्स और जोली एरी के करीब हैं, जबकि हैफोर्ड और बोवी ये प्राट के करीब हैं। तो इस तरह से हम लोग आइसोस्टेटिक स्टेसी का संकल्पना समझ गए।